सुबह की शांति। दूध लेने निकली एसपी मैडम, पर किसे पता था थाने में उनका इंतजार कर रहा था नशे में चूर इंस्पेक्टर और एक ऐसा हादसा जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। देखिए कैसे एक आम औरत से बनी एसपी ने उसी वर्दी के अंदर छिपे दरिंदों को बेनकाब कर दिया। एसपी मैडम बनाम सिस्टम, एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। सुबह के लगभग 6 बजे का वक्त था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी शहर के सबसे पॉश इलाके में बने एक सरकारी बंगले का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली एसपी नव्या सिंह, जिले की सबसे सख्त और निडर अफसरों में से एक। उम्र करीब 32 साल होगी, लेकिन उस पल वह अफसर नहीं, बस एक आम औरत जैसी लग रही थी। उन्होंने एक साधारण लाल सूती सलवार कमीज पहन रखी थी, पैरों में सादी सैंडल थीं, बाल करीने से जुड़ा हुआ जुड़ा और हाथ में एक स्टील का दूध का डिब्बा था। अपनी पहचान, पर्स और रिवॉल्वर सब घर पर छोड़कर वह बिना गाड़ी या सुरक्षा के बंगले के पिछले रास्ते से धीरे धीरे बाहर निकल गईं। उनके जहन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, बस 5 मिनट का काम है, दूध लेकर आती हूँ। असल में उनका रोज का रसोइया छुट्टी पर था और सुबह की चाय के बिना नव्या का सिर दर्द से फटने लगता था। उन्होंने सोचा, चलो इसी बहाने थोड़ी ताजा हवा भी मिल जाएगी और बरसों बाद आम औरत बनकर सड़क पर चलने का एहसास भी फिर से जी लिया जाएगा। वह बस 5 मिनट के लिए नव्या सिंह एसपी नहीं, बल्कि सिर्फ नव्या बनना चाहती थीं। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि यही 5 मिनट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाने वाले हैं। गली के नुक्कड़ तक सब कुछ सामान्य था। सन्नाटा, ठंडी हवा और हल्की सुबह की धुंध में नहाई सुनसान सड़कें। मगर जैसे ही वह मुख्य सड़क के मोड़ तक पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। वहां एक पुलिस की जीप खड़ी थी। वह डायल शॉप वाली नहीं, बल्कि थाने की नीली जीप थी। जीप के बोनट पर 3 पुलिस वाले टिके हुए खड़े थे। पहला था हवलदार समर, उम्र लगभग 45 के आसपास, भारी शरीर, खाकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, आंखें लाल जैसे पूरी रात जागे हों, या शायद कुछ और। दूसरा था सिपाही कार्तिक, नया जवान, दुबला पतला, करीब 28-29 साल का, लेकिन अकड़ ऐसी जैसे पूरा झिल्ला उसी के दम पर चल रहा हो। मुंह में च्युइंग गम थी जिसे वह चबड़ चबड़ आवाज के साथ चबा रहा था, और उसकी नजरें सड़क पर आने जाने वाली हर चीज का एक्सरे कर रही थीं। तीसरा था कांस्टेबल हर्ष, लगभग 33 साल का। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वर्दी तो ठीक थी, लेकिन हाव भाव ऐसे जैसे वह जानता हो कि वह गलत जगह गलत लोगों के बीच फंसा है, पर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तीनों ने रात की गश्त के बाद जमकर शराब पी रखी थी। शायद ड्यूटी खत्म होने से पहले तनाव मिटाने के लिए ठेके पर कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। जैसे ही नव्या उस मोड़ से गुजरी, समर की नजरें उन पर टिक गईं। एक अकेली औरत, हाथ में दूध का डिब्बा, इतनी सुबह। उसके नशे में धुत दिमाग ने तुरंत हिसाब लगा लिया। अरे मैडम, उसने लड़खड़ाती आवाज में पुकारा। नव्या थोड़ी रुकी। उन्हें लगा शायद कोई रास्ता पूछना चाहता होगा। कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? समर ने पूछा, और उसकी आंखों में एक अजीब खतरनाक सी चमक थी। नव्या ने उन तीनों की खाकी वर्दी पर निगाह डाली। लाल आंखें, लड़खड़ाता बदन और चेहरे पर बेशर्मी का नशा। बस एक झलक में वह समझ गईं कि ये लोग ड्यूटी पर नहीं, शिकार पर हैं। उन्होंने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, दूध लेने जा रही हूँ, डेयरी बस सामने है। इतने में कार्तिक ने च्युइंग गम चबाते हुए एक भद्दी सीटी बजाई और हंसकर बोला, अरे वाह, दूध पियोगी मैडम? हमें भी पिलाओ ना। नव्या के अंदर का लावा उबलने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब वह जान चुकी थीं, जो होने वाला है वह सिर्फ इन तीनों के नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा होगा। उन्होंने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, रास्ता छोड़िए, मुझे देर हो रही है। उनकी आवाज में छिपे आदेश ने कार्तिक को बुरी तरह छुभा दिया। उसे लगा कोई मामूली औरत उस पर रौब झाड़ रही है। वह हंसा और बोला, अरे तेवर तो देखो इसके। फिर उसने समर को कोहनी मारी। समर मुस्कुराया और बोला, उस्ताद, लगता है कोई बड़ी मैडम है, किसी नेता की रखैल होगी जो इतनी अकड़ में है। रखैल? यह शब्द नव्या के कानों में ऐसे उतरा जैसे पिघला हुआ शीशा। उनके भीतर खून खौल उठा। उन्हें ट्रेनिंग याद आई। चाहती तो एक किक में कार्तिक का जबड़ा तोड़ सकती थीं, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। मन में कहा, नहीं, आज नहीं। आज मैं एसपी नहीं, बस एक आम औरत हूँ। देखती हूँ ये अपनी वर्दी का कितना फायदा उठाते हैं। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। अब समर उनके बिल्कुल सामने आ गया। शराब की तीखी बदबू सीधी उनके चेहरे से टकराई। वह गुर्राया, ओहो, अब मैडम हमें तमीज सिखाएंगी? चलो पहचान दिखाओ अपनी। कहाँ रहती हो, क्या करती हो? इतनी सुबह सुबह क्या काम है? नव्या ने शांत स्वर में कहा, दूध लेने जा रही हूँ, मेरे पास कोई पहचान नहीं है।
यहीं आसपास रहती हूँ। कार्तिक जोर से ठहाका लगाते हुए बोला। अरे वाह, बिना पहचान के घूम रही है। चलो भाई, केस बन गया। लगता है रात भर का धंधा करके आ रही है और अब दूध वाली बन गई। बड़ी चालाक है। अब तक चुप कांस्टेबल हर्ष ने धीमी आवाज में कहा। उस्ताद, जाने दो ना, औरत है, सुबह का वक्त है, बेकार का झगड़ा मत करो। समर ने झल्ला कर कहा। चुप रह, तू नया नया आया है, मुझे बताएगा ड्यूटी कैसे करनी है। ये जो अकड़ में रहती है ना, इन्हीं को सबक सिखाना जरूरी है। वह कदम बढ़ाता हुआ नव्या के बिल्कुल पास आ गया और गुर्रा कर बोला। चल, या तो पहचान दिखा या फिर थाने चल। अब नव्या का गुस्सा चरम पर था। वह दहाड़ी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूँ, अपराधी नहीं। बात करने की तमीज रखो। कार्तिक जोर से हंस पड़ा। चल, नाटक बंद कर, थाने चलती है। वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सारी हेकड़ी निकल जाएगी। नव्या ने महसूस किया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उन्होंने संयम रखते हुए कहा। ठीक है, थाने चलो, वहीं तुम्हारे इंस्पेक्टर से बात करूंगी। उन्हें उम्मीद थी कि थाने का नाम सुनकर ये लोग संभल जाएंगे, पर हुआ उल्टा। कार्तिक मुस्कुराया और बोला। अरे वाह, खुद थाने चलने को तैयार है। लगता है रेट तय करने आई है। चल उस्ताद, जीप में बिठा, वहीं पूछताछ करेंगे। इससे पहले कि नव्या कुछ समझ पाती, कार्तिक ने उनका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। नव्या चीख पड़ी। छोड़ो मेरा हाथ, समर गरजा। चुपचाप बैठ जा जीप में, हर्ष ने एक बार फिर बीच में आकर कहा। उस्ताद, ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन समर ने उसे जोर से धक्का देकर गुर्राया। तू जीप स्टार्ट कर साले। समर और कार्तिक ने मिलकर नव्या को लगभग घसीटते हुए जीप में धकेल दिया। उसी पल उनका दूध का डिब्बा सड़क पर गिरकर लुढ़क गया और उसके साथ जैसे उनकी भीतर की शांति भी बिखर गई। उनकी आंखों में अपमान, आक्रोश और बेबसी का सैलाब था। उस क्षण उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि इस देश में आम औरत होना शायद सबसे बड़ा अपराध है। जीप स्टार्ट हुई। झटके से संभलते हुए नव्या ने अपनी सलवार कमीज ठीक की, चेहरा सीधा किया और मन ही मन कसम खाई। अब इन्हें समझाऊंगी कि उन्होंने आज किससे उलझने की गलती की है। उनकी पलकों पर आंसू झिलमिला रहे थे, पर उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने खुद से कहा। ठीक है बच्चों, खेल तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। अब उनके भीतर की एसपी नव्या सिंह जाग चुकी थी। अब वह कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक शिकारी थी, जो अपने शिकार का हर कदम सोच समझ कर बढ़ाने वाली थी। अब उनका दिमाग पूरी तरह सक्रिय था। उन्होंने पल भर में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। समर का नाम, जो उसकी धुंधली नेम प्लेट पर लिखा था। कार्तिक का चेहरा, जो अब उनके जहन में हमेशा के लिए छप चुका था। जीप का नंबर, थाने तक का रास्ता, हर फ्रेम, हर सेकंड उनकी याददाश्त में दर्ज होता जा रहा था। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी। आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी औरतों के लिए खड़ी रहूंगी जिन्हें इन जैसी वर्दियों ने डराया है। ये अब सिर्फ 3 शराबी पुलिस वालों से नहीं, पूरे सिस्टम से टकराने की लड़ाई थी। जीप खड़खड़ाते हुए थाने के गेट से अंदर दाखिल हुई। कार्तिक ने जीप से क्लिक की आवाज निकाली और लगभग धक्का देते हुए बोला, चल अंदर आ। नव्या ने बिना किसी विरोध के खुद को संयम में रखा और थाने के भीतर कदम रखा। थाने में बैठे मुंशी पंडित, जो शायद पूरी रात की ड्यूटी के बाद थक चुका था, नींद में एक आंख खोलते हुए बोला। कौन है बे कार्तिक? कार्तिक ने बेमन से कहा। अरे कुछ नहीं पंडित, एक मैडम है, ज्यादा जुबान चला रही थी। उस्ताद बोले पूछताछ करनी है। पूछताछ? यह शब्द नव्या के कानों में हथौड़े की तरह पड़ा। समर, जो अब भी हल्का लड़खड़ा रहा था, मुंशी के पास जाकर बोला, पंडित, रात की रिपोर्ट में एक आवारा गर्दी का केस डाल दे, लिख दे। एक औरत संदिग्ध हालत में घूम रही थी, बस मामला रफा दफा। ठीक है, पंडित ने बेमन से सिर हिलाया। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। एक औरत, एक झूठा केस और एक मनगढ़ंत कहानी, बस रोज का रूटीन। समर ने कार्तिक की ओर इशारा करते हुए कहा, ले चल इसे पीछे। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा कमरा था, कोई पुराना रिकॉर्ड रूम या बेकार गोदाम जैसा। अंदर धूल, टूटी कुर्सियां, पुरानी फाइलों के ढेर और मकड़ी के जाले थे। वहां मुश्किल से ही कोई रोशनी पहुंच रही थी। कार्तिक ने नव्या को जोर से धक्का देकर अंदर किया और पीछे से दरवाजा बंद कर खट की आवाज के साथ कुंडी लगा दी। कमरा लगभग अंधेरे में डूबा था। बस एक छोटी सी खिड़की से आती धूप की पतली लकीर ही अंदर झांक रही थी। एक पल के लिए नव्या को डर ने घेर लिया। अगर उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया तो, अगर उन्होंने कुछ किया तो। मगर अगले ही पल उनके चेहरे पर वही दृढ़ता लौट आई। वह नव्या सिंह थीं। डरना उनके स्वभाव में कभी नहीं रहा। उन्होंने अपनी सांसें नियंत्रित की, चारों ओर निगाह दौड़ाई और हर संभावित रास्ता परखा। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजा दोबारा खुला। अंदर दाखिल हुए समर और कार्तिक, जबकि हर्ष दरवाजे के बाहर ठिठक कर खड़ा रह गया।
उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसे अपनी ही वर्दी से घिन आ रही हो। कार्तिक ने कमरे की बत्ती जलाई, पीला बल्ब झिलमिलाया, टिमटिमाया और फिर धीमी रोशनी में जल उठा। समर ने अपनी बेल्ट ऊपर खींची और कुर्सी पर बैठते हुए ताने भरे लहजे में बोला, हाँ तो मैडम, अब बताएंगी कि आप हैं कौन, कहां से टपकी है? जुबान तो बड़ी तेज है आपकी। नव्या चुपचाप खड़ी रहीं। उनकी आंखें सीधे समर की आंखों में जमी थीं, शांत, स्थिर, मगर भीतर आग सुलग रही थी। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थीं। डर उनके आसपास तक नहीं फटक रहा था, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। कार्तिक, जो अब भी च्यूइंग गम चबा रहा था, उनकी ओर बढ़ा और तंज कसते हुए बोला, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ अब? मुंह में दही जम गया? नव्या ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। कार्तिक जोर से ठहाका लगाकर बोला, अरे वाह उस्ताद, ये तो इंस्पेक्टर को हुक्म दे रही है, लगता है कोई बड़ी तोप है। समर भी बेहुदा अंदाज में हंसा और बोला, तोप है तो अब चलेगी भी। फिर उसने कार्तिक से कहा, चल मैडम से तमीज से पूछ, सेटिंग क्या होगी? कार्तिक ने जेब से च्युइंग गम का पैकेट निकाला, मुस्कुराया और बोला, देखो मैडम, बात साफ करते हैं, हमें भी घर जाना है, तुम्हें भी अपने धंधे पर। जो भी कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा दे दो, मामला यहीं खत्म, वरना रात भर का केस बनेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगी। नव्या की आंखों में अब गुस्से की लपटें दिखने लगीं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? कार्तिक हंसा, अरे वाह, वही फिल्मी डायलॉग। कौन सी मूवी चल रही है उस्ताद? सिंघम? समर अब उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर नशे और हवस का मिला जुला भाव था। उसने कहा, यह सिंघम नहीं, डर्टी पिक्चर है। वो नव्या की ओर बढ़ा और बोला, देख छोरी, दो ही रास्ते हैं, या तो 5,000 रुपये निकाल, या फिर। उसने अपना गंदा हाथ नव्या के कंधे की तरफ बढ़ाया। हाथ नीचे रखो हवलदार। नव्या की आवाज बर्फ जैसी ठंडी लेकिन धारदार थी। उस आवाज ने कमरे की हवा को जमा दिया। समर का हाथ हवा में ही रुक गया, मगर उसका नशा उसे रोक नहीं रहा था। वह गुर्राया, तू मुझे रोकेगी? साली, तेरी औकात क्या है? आज तुझे दिखाता हूं कि पुलिस क्या होती है। उसी पल नव्या की नजर कमरे के कोने में गई। छत के ऊपरी हिस्से में एक सीसीटीवी कैमरा टिमटिमा रहा था। शायद बंद हो, शायद दिखावे के लिए लगा हो, लेकिन नव्या की उम्मीद उसी पल लौट आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें कैमरे पर टिका दी। कार्तिक ने उनकी नजर का पीछा किया और खिलखिलाकर बोला, अबे कैमरे को क्या देख रही है? उसका कंट्रोल हमारे पास है। दोनों हंसने लगे। हीरो आएगा बचाने क्या? कमरे की हवा अब जहर जैसी हो चुकी थी। गंदे मजाक, भद्दे इशारे और बेहयाई की हदें पार हो गई थीं, मगर नव्या अडिग खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर सन्नाटा था, लेकिन भीतर ज्वालामुखी धधक रहा था। उन्हें पता था, वक्त आने पर यही कैमरा उनका सबसे बड़ा गवाह बनेगा। 1 घंटे बाद फिर दूसरा भी बीत गया। अब सुबह के 8 बज चुके थे। थाने में बाकी स्टाफ आने लगा था। बाहर चाय वाले की आवाजें गूंजने लगी थीं। समर और कार्तिक का नशा उतरने लगा। कार्तिक झुंझलाकर बोला, उस्ताद छोड़ो इसे यहीं बंद, जब अक्ल ठिकाने आएगी खुद ही सेटिंग कर लेगी। चल चाय पीते हैं। दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। बाहर चाय के कपों की खनक थी और अंदर अंधेरे में एसपी नव्या सिंह की आंखों में जलती आग। अब खेल उनके हाथ में था। दरवाजा बाहर से दोबारा बंद हुआ। नव्या सिंह, जो जिले की एसपी थीं, अपने ही थाने के पुराने और बदबूदार रिकॉर्ड रूम में 3 घंटे से कैद थीं। सुबह का वक्त बढ़ रहा था। घड़ी ने करीब 9 बजाए ही थे कि इंस्पेक्टर दक्ष थाने में दाखिल हुआ। दक्ष एक सीधा साधा सरकारी अफसर था, न बहुत ईमानदार न पूरी तरह बेईमान, बस नौकरी कर रहा था जैसे बाकी सब। सुबह सुबह की झंझट उसे जरा भी पसंद नहीं थी। वह अपनी मेज पर आकर बैठा, कुर्सी पर पीछे झुकते हुए जम्हाई ली ही थी कि सिपाही चाय लेकर आ गया। सब ठीक ठाक? उसने उनींदी आवाज में पूछा। सिपाही ने जवाब दिया, जी सर, सब शांत है, बस वो समर और कार्तिक रात की गश्त से किसी औरत को लाए हैं, कह रहे थे कि जुबान चला रही थी। दक्ष ने चाय का एक घूंट लिया और बिना ज्यादा ध्यान दिए पूछा, कौन औरत? कोई चोर उचक्की? सिपाही ने कंधे उचका दिए। पता नहीं सर, कोई लोकल ही लगती है, कह रही थी कि दूध लेने जा रही थी। कार्तिक ने उसे रिकॉर्ड रूम में बैठा रखा है। दक्ष ने उकताए लहजे में कहा, ठीक है, देख लेंगे बाद में, पहले ये फाइलें निपटा लूं। उसे लगा यह तो रोज की बात है। समर और कार्तिक ऐसे कई मामूली केस पकड़ कर लाते थे, फिर थोड़े बहुत रुपए लेकर सब सुलटा देते थे। दक्ष खुद इस गंदे धंधे में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन आंखें मूंद लेना उसकी आदत थी। वह अपनी फाइलों में खोया ही था कि तभी थाने का लैंडलाइन फोन जोर से बज उठा। उसने चिढ़ते हुए रिसीवर उठाया। हाँ, थाना सदर बाजार, इंस्पेक्टर दक्ष बोल रहा हूँ।
दूसरी ओर से जो आवाज आई उसमें अधिकार और ठहराव दोनों थे। डीएसपी हेडक्वार्टर बोल रहे थे। इंस्पेक्टर दक्ष, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, आवाज आई। दक्ष तुरंत सीधा होकर बैठ गया। जी सर, जय हिंद सर। डीएसपी बोले, एसपी मैडम का फोन सुबह 6 बजे से नॉट रीचेबल जा रहा है। क्या वे तुम्हारे इलाके में किसी रेड पर हैं? कोई जानकारी है? एक पल के लिए दक्ष का दिल जैसे रुक गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर एसपी मैडम? नहीं सर, मुझे तो कोई खबर नहीं है कि वो मेरे इलाके में हैं। अब डीएसपी की आवाज में चिंता साफ झलकने लगी थी। हमने उनका फोन ट्रेस करवाया है। उनकी आखिरी लोकेशन सुबह 7 बजे तुम्हारे थाने के टॉवर पर मिली थी। उसके बाद से फोन बंद है। दक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे थाने के पास सर, उसने बमुश्किल कहा। हाँ, डीएसपी ने पुष्टि की और उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि वे आज सुबह सादे कपड़ों में बिना बताए बंगले से निकली थीं, शायद मॉर्निंग वॉक पर। तुम अपने कांस्टेबलों से पूछो, किसी को कोई संदिग्ध या अज्ञात महिला दिखी हो तो? अब तो जैसे किसी ने दक्ष के सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। अज्ञात महिला, सुबह 7 बजे, रिकॉर्ड रूम। उसके दिमाग में सब जोड़ते ही सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। उसके हाथ कांपने लगे। रिसीवर उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा। कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से टपक कर कॉलर तक जा पहुंची। वह कुर्सी पर बैठा रह गया, सुन्न, जड़ और उस भयावह शक में डूबा हुआ कि शायद उसने अपनी ही एसपी नव्या सिंह को अज्ञात महिला समझकर रिकॉर्ड रूम में बंद कर रखा है। वह अपनी कुर्सी से ऐसे उछला मानो किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो औरत जो सुबह लाई गई थी, कहाँ है? उसकी आवाज में घबराहट थी। बाहर चाय की चुस्कियां ले रहा कार्तिक सकपकाया और भागता हुआ अंदर आया। सर, कौन सी औरत? वही तो पीछे कमरे में है। दक्ष का चेहरा एकदम फक पड़ गया। कि कौन से कमरे में? उसने दोहराया और बिना एक पल गंवाए रिकॉर्ड रूम की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई थी। मर गए, आज तो सस्पेंशन पक्का है। वह बड़बड़ाता हुआ कांपते हाथों से कुंडी खोलने लगा। दरवाजा खट की आवाज के साथ खुला और पीली बल्ब की झिलमिलाती रोशनी में वही औरत खड़ी थी, लाल सलवार कमीज में, बिल्कुल सीधी, शांत, लेकिन आंखों में तूफान जल रहा था। बस एक नजर में दक्ष सब समझ गया। वो चेहरा, वो तेवर, भले ही वर्दी में नहीं थी, मगर उन्हें पहचानने में देर न लगी। मैडम, मैं... उसकी जुबान लड़खड़ाई। कार्तिक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी च्यूइंग गम जमीन पर गिर पड़ी। समर, जो अभी तक नशे में था, इस मंजर को देखकर पत्थर हो गया। उसका सारा नशा एक पल में उड़ गया। नव्या सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और दक्ष 2 कदम पीछे हट गया। मैडम, मुझे नहीं पता था। इन हरामखोरों ने... शट अप इंस्पेक्टर, उनकी आवाज गूंज उठी। अब वो सुबह वाली आम औरत नहीं थी। यह थी एसपी नव्या सिंह की ठंडी, धारदार और अदालत जैसी आवाज। पूरे थाने की दीवारें उस गूंज से थर्रा उठीं। वो बाहर निकली और मुंशी से तेज लहजे में पूछा, सीसीटीवी मॉनिटर कहाँ है? कांपते हुए मुंशी ने इशारा किया। इंस्पेक्टर साहब के केबिन में मैडम। नव्या ने बिना रुके दक्ष के केबिन में कदम रखा। पिछले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग चलाओ अभी। दक्ष ने कंपकपाते हाथों से सिस्टम ऑन किया और स्क्रीन पर जैसे ही फुटेज चली, सब कुछ साफ था। जीप से धक्का देना, कमरे में बंद करना, समर और कार्तिक का अंदर आना, उनकी गंदी हरकतें, धमकियां, पैसे मांगना, हाथ बढ़ाना, हर फ्रेम, हर आवाज रिकॉर्ड थी। दक्ष ने वीडियो देखते ही सिर पकड़ लिया और कुर्सी पर धम से गिर पड़ा। मैडम, मैं गया, मैं बर्बाद हो गया, वह बड़बड़ाया। नव्या ने फुटेज को पेन ड्राइव में सेव किया। चेहरा एकदम सख्त था। इंस्पेक्टर दक्ष, तुम इसी वक्त सस्पेंड हो। दक्ष हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। मैडम, रहम करिए, मैं... चुप रहो, वह गर्जी। मैंने कहा तुम सस्पेंड हो और अब मेरा फोन दो। कांपते हुए दक्ष ने अपना मोबाइल बढ़ाया। नव्या ने तुरंत नंबर मिलाया। डीएसपी साहब, मैं एसपी नव्या सिंह बोल रही हूँ। आप अपनी टीम लेकर थाना सदर बाजार तुरंत पहुंचिए, इमीडिएटली। इसके बाद उन्होंने दूसरा कॉल महिला आयोग की चेयरपर्सन को और तीसरा कॉल सीधे मीडिया हेड्स को किया। कुछ ही देर में पूरा थाना गूंज उठा। लाल बत्ती वाली गाड़ियां, डीएसपी, सिटी मजिस्ट्रेट और उनके पीछे मीडिया की वैन। पूरा थाना एक छावनी में बदल गया। कैमरे, माइक, फ्लैश, हर ओर बस एक ही नाम गूंज रहा था, एसपी नव्या सिंह। वही लाल सलवार कमीज, मगर अब आंखों में इस्पात जैसी चमक थी। बीच में खड़ी वो और सामने जमीन पर हथकड़ी लगाए बैठे तीनों वर्दीधारी दरिंदे, समर, कार्तिक और हर्ष। डीएसपी ने घबराई आवाज में पूछा, मैडम, आप ठीक तो हैं? नव्या ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं ठीक हूं डीएसपी साहब, लेकिन इस जिले का कानून बीमार है। उन्होंने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और उसे थमा दी। यह सबूत है कि आपकी नाक के नीचे
राजधानी के एक थाने में एक अकेली औरत को दूध की जगह इंसाफ मांगने पर मजबूर किया गया। सीसीटीवी फुटेज बड़े मॉनिटर पर चलने लगी। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे कार्तिक के गंदे मजाक, समर की धमकियां और एक महिला अधिकारी की बेइज्जती। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, वहां मौजूद हर अफसर का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उस स्क्रीन पर सिर्फ गुनहगार नहीं, पूरा सिस्टम नंगा खड़ा था। फुटेज खत्म होते ही समर और कार्तिक दोनों बेतहाशा झुककर नव्या के पैरों पर गिर पड़े। मैडम, गलती हो गई, बच्चों का क्या होगा? पत्नी है। समर चीख चीख कर बुरा रोने लगा। कार्तिक की आड़ में दिखने वाली अकड़ अब पूरी तरह टूट चुकी थी। माफ कर दीजिए, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, आगे से च्युइंग गम भी नहीं खाऊंगा। और हर्ष, तीसरा कांस्टेबल, बस खामोशी से सिर झुकाए सिसक रहा था। वहां मौजूद हर आंख नव्या पर टिकी थी। अब फैसला उनके हाथ में था। नव्या सिंह ने माइक उठाया, पर रोते हुए इन नकम्मों की ओर नहीं देखा। उनकी निगाहें कैमरों की तरफ टिक गईं। आज मैं दूध लेने निकली थी, उन्होंने कहा। मैं आम नागरिक बनकर यह जानना चाह रही थी कि जिस शहर की मैं एसपी हूं, वहां की औरतें सुबह सुबह कितनी सुरक्षित हैं। और मुझे वही सच्चाई मिली जो मैं सोच रही थी। उन्होंने उन तीनों पर हाथ से इशारा किया। ये सिर्फ किसी की मर्जी के कुछ ठेकेदार नहीं है, ये वो कीड़े हैं जो इस वर्दी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। समर के सामने जाकर वे बोलीं, तुमने मुझे पहचान नहीं पाई, है ना? अगर पहचान लेते तो क्या करते? सैल्यूट मारते, मेरे कदमों को छूते? और अगर मैं वाकई किसी आम महिला, किसी मजदूर की पत्नी या किसी छात्रा की तरह होती जो दूध लेने निकली थी, तो तुम क्या करते? समर के पास कोई जुबान नहीं बची। उसने सिर झुका लिया। नव्या ने स्थिर आवाज में कहा, तो तुम वही करते जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की। उसकी इज्जत का सौदा, उसे धमकाना और रिकॉर्ड रूम में बंद कर देना। उनका शब्द थाने की दीवारों में गूंज उठा। उन्होंने पास खड़े इंस्पेक्टर को स्पष्ट आदेश दिया, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए और इंस्पेक्टर दक्ष के खिलाफ भी चार्ज लगाइए। धारा 354 महिला की गरिमा का अपमान, धारा 341 गलत तरह से रोकना, धारा 342 गैरकानूनी कैद, धारा 506 जान से मारने की धमकी और धारा 376/511। ये सुनते ही तीनों ने चीख पुकार मचा दी। मैडम नहीं, नव्या ने ठंडी नजर से उन्हें देखा और बोली, अब तुम्हें समझ आएगा कि एक औरत जब थाने में इंसाफ मांगने आती है तो उसके दिल में कैसा डर होता है। पूरा थाना खामोश हो गया। कैमरों की रोशनी तेज चमक रही थी, पर इस बार सुर्खियों में कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि वह महिला पुलिस अफसर थी जिसने पूरे सिस्टम को उसकी असलियत दिखा दी थी। तुम जैसे लोग इस वर्दी पर दाग हैं, नव्या ने गर्जना की। आज अगर मैं एसपी नहीं होती, अगर मेरे पास यह ओहदा नहीं होता, तो शायद यही दरिंदगी किसी औरत के साथ होती और वह शायद कभी शिकायत भी न कर पाती, या कर भी दे तो तुम लोग उसे चालू औरत कहकर खारिज कर देते। वहां गहरा सन्नाटा छा गया। नव्या ने एक एक कर सभी वर्दीधारियों की तरफ देखा और कहा, यह सबक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस शख्स के लिए है जो समझता है कि यह वर्दी उसे महिलाओं को तंग करने, गरीबों को डराने या नशे में ड्यूटी करने का लाइसेंस देती है। उनका आदेश कड़ा और निश्चयपूर्ण था। तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और मैं स्वयं इस मुकदमे की अगुवाई करूंगी ताकि इन्हें नौकरी से बर्खास्त कराने की पूरी कोशिश हो। डीएसपी साहब ने जोरदार तालियां बजाईं और मीडिया ने उसी वक्त उस बयान को ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन बना दिया। तभी कांस्टेबल हर्ष, जो अब तक एक कोने में खामोश खड़ा था, अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। मैडम, मैंने तो रोकने की कोशिश की थी उस्ताद को। उसकी आवाज टूट रही थी। नव्या ने बस एक पल को उसकी ओर देखा और बहुत ठहराव भरे लहजे में बोली, जब जुल्म हो रहा हो और तुम खामोश रहो तो समझ लो तुम भी उसी गुनाह में हिस्सेदार हो। हर्ष। इसके बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और थाने से बाहर निकल आईं। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। सूरज अब तप रहा था। रोशनी आंखों को चुभने लगी थी, लेकिन नव्या सिंह ने अपनी सरकारी जीप तक नहीं गईं। उन्होंने उस भीड़, उन फ्लैश लाइटों और सवालों से दूर बस चुपचाप पैदल अपने बंगले की राह पकड़ ली। आज उन्हें चाय नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने पूरे सिस्टम को एक ऐसी कड़क चाय पिला दी थी जिसकी जरूरत बरसों से थी। जब एसपी नव्या सिंह थाने से बाहर निकलीं, तो सूरज सिर पर था। उनके भीतर गुस्से, एड्रेनालिन और अपमान का जो तूफान चल रहा था, अब धीरे धीरे थमता जा रहा था। जैसे जैसे वह बंगले के करीब पहुंची, उनके कदम भारी होते गए। बंगले का मेन गेट खुला। संतरी, जो रोज उन्हें जीप में आते देखता था,
आज उन्हें पैदल लाल सलवार कमीज में और हाथ में पिचका हुआ दूध का पैकेट लिए देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। वो कुछ कह भी पाता इससे पहले उसने सैल्यूट ठोंका। जय हिंद मैडम। उसकी आवाज में आदर के साथ एक अजीब सा डर भी था। नव्या ने बस सिर हिलाया और अंदर चली गईं। वही घर जहां से सुबह वो एक आम औरत बनकर निकली थीं, अब वहां लौटी थीं एसपी नव्या सिंह, पूरी गरिमा और गुस्से के साथ। बंगले के भीतर सन्नाटा पसरा था। वह सीधे वॉशरूम में गईं और शॉवर के नीचे खड़ी हो गईं। गर्म पानी के छींटे जैसे उनके शरीर से धूल नहीं बल्कि बीते कुछ घंटों का तनाव धो रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर कांप रहा है। ये गुस्सा नहीं बल्कि थकान और झटका था। वो 3 घंटे जो उन्होंने उस बदबूदार रिकॉर्ड रूम में बिताए थे अब उनके जहन में घूम रहे थे। कार्तिक की गंदी हंसी, समर की लाल आंखें और दक्ष की लाचारी, सब कुछ फिर से जिंदा हो उठा था। उन्होंने खुद को जोर जोर से रगड़कर नहाना शुरू किया, मानो उस अपमान की परत को अपने शरीर से मिटा देना चाहती हो। वह लाल सलवार कमीज जो अब सबूत बन चुकी थी, उन्होंने सावधानी से उतारी, एक पॉलीथीन बैग में रखी और उसे सील कर दिया। करीब आधे घंटे बाद जब उन्होंने अपनी खाकी वर्दी पहनी, वही वर्दी जिस पर सितारे चमक रहे थे, तो उन्हें लगा कि आज इसका वजन पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने टेबल पर रखा दूध का पिचका पैकेट उठाया और उसे संविधान की किताब के पास रख दिया, एक प्रतीक के तौर पर कि वर्दी और आम इंसान के बीच का फासला बस एक सुबह, एक मोड़ और 3 भ्रष्ट पुलिस वालों जितना ही है। अगली सुबह जब एएसपी नव्या सिंह अपने दफ्तर पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नमस्कार मैडम। जय हिंद मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आवाजें तो बहुत थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी आंखों में आंखें डाल सके। जिस दफ्तर में पहले ठहाके और चुहल गूंजते थे, वहां अब खामोशी का बोझ था। वह सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ी और उसी पल पूरी फोर्स ने समझ लिया, कानून की वर्दी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जवाबदेही भी होती है। हर पुलिस वाला जो उन्हें देखता सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता। नव्या समझ गईं, यह सम्मान नहीं, यह डर है। उन्होंने भीतर ही भीतर कड़वाहट से सोचा, मेरे अपने ही लोग अब मुझे बाहरी समझने लगे हैं। कल तक जो लोग समर और कार्तिक के साथ चाय सुट्टा पीते थे, वही आज उन्हें बाहर वाली अफसर कह रहे थे। एक ऐसी महिला अधिकारी जिसने अपने ही तंत्र के भीतर के जहर को उजागर कर दिया था। एसपी नव्या सिंह अपने केबिन में बैठी, सामने रखी फाइलों पर निगाहें थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। कॉन्फिडेंशियल लाइन थी। दूसरी तरफ से जानी पहचानी आवाज आई, डीएम साहब। उनकी आवाज हमेशा की तरह मीठी थी, पर आज उसमें एक अजीब सी औपचारिकता थी। कैसी हो बेटा? उन्होंने कहा। यह बेटा शब्द हर बार नव्या के भीतर कुछ चुभ जाता था। उन्होंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जी ठीक हूं सर। डीएम हल्की हंसी के साथ बोले, सुना है कल कुछ ज्यादा ही एक्शन कर डाला। देखो नव्या, जो किया वो सही था। सस्पेंशन तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये 376 और अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज, बेटा कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? वो लोग नशे में थे, बदतमीजी की, पर यह केस उनके पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। नव्या की उंगलियां अब रिसीवर पर कस गईं। आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। सर, अगर कल मेरे पास एसपी का बैज और सीसीटीवी फुटेज न होता तो शायद मैं खुद भी किसी रिकॉर्ड रूम में पड़ी मिलती, और तब क्या आप यही कहते कि वो नशे में थे? लाइन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही, फिर डीएम की धीमी आवाज गूंजी, बात वो नहीं है नव्या, बात डिपार्टमेंट की इज्जत की है। तुमने मीडिया बुला ली, डीएसपी तक पहुंचा दिया, अब हर अखबार में छप रहा है, वर्दी वाले दरिंदे। इससे फोर्स का मोरल डाउन होता है। नव्या सिंह की आवाज अब और ठोस हो गई। सर, मोरल तब गिरना चाहिए जब कोई वर्दी पहनकर औरत की इज्जत से खेले। मोरल तब गिरना चाहिए जब इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा सब देखकर भी अनजान बना रहे। मेरा काम मोरल बढ़ाना नहीं है, मेरा काम है क्राइम खत्म करना, चाहे वो वर्दी के अंदर हो या बाहर। अब डीएम को अंदाजा हो गया कि यह औरत समझाने से नहीं मानेगी। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन याद रखना नव्या, जंगल में रहकर मगरमच्छ से पैर नहीं पाले जाते। तुम अकेली हो। फोन कट गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। नव्या जान गईं, अब लड़ाई सिर्फ 3 सिपाहियों से नहीं, पूरे सिस्टम से है। उसी रात शहर के एक पुराने सरकारी क्वार्टर में समर जमीन पर बैठा शराब पी रहा था। उसके चेहरे पर टूटी हुई इज्जत का बोझ था। कोने में उसकी पत्नी सिसक रही थी, बच्चे खामोश बैठे थे। सब खत्म कर दिया, वह बुदबुदाया। 25 साल की नौकरी, पेंशन, नाम, सब एक औरत ने एक झटके में मिटा दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। कार्तिक अंदर आया। वही जो कल तक सबसे अकड़ में घूमता था, आज उसकी आंखों में नफरत तैर रही थी। उस्ताद, ऐसे बैठे रहोगे तो डूब जाओगे, उसने कहा। समर गुर्राया,
तेरी वजह से सब हुआ। तू ही तो बोला था आइटम है, आइटम है। कार्तिक तिलमिला गया। और जो तू डर्टी पिक्चर वाला डायलॉग बोल रहा था वो क्या था? सब बराबर के फंसे हैं उस्ताद। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। शराब के गिलास टकराए। फिर कार्तिक धीमी आवाज में बोला, वो हर्ष गवाह बन गया है। सुना है कल मजिस्ट्रेट के सामने बयान देगा कि हमने ही मैडम के साथ बदतमीजी की थी। समर ने झल्लाकर गिलास फेंक दिया। हरामखोर गद्दार। कार्तिक ने होंठ भींचे। ये जो 376 का केस लगा है ना, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने माथे पर रेपिस्ट का ठप्पा नहीं लगने दूंगा। समर ने थके स्वर में पूछा, तो करेंगे क्या? कार्तिक मुस्कुराया। वो एसपी है पर औरत तो है, और औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? इज्जत। हमें बस यही साबित करना है कि वो दूध लेने नहीं, किसी और काम से निकली थी। उसका कैरेक्टर ढीला है। हम कहेंगे हमने उसे संदिग्ध हालत में पकड़ा, उसने एसपी होने का रौब दिखाकर झूठा केस डाल दिया। समर की आंखों में फिर से शिकारी चमक लौट आई। लेकिन सबूत कहां से लाओगे? कार्तिक ने गिलास खाली किया और ठंडी मुस्कान दी। सबूत बनाए जाते हैं उस्ताद। उसके किसी पुराने जान पहचान वाले, किसी अफेयर की कहानी ढूंढो। आज मीडिया उसे देवी कह रही है, कल वही उसे डायन बना देगी। नशे में धुत दो दरिंदों ने अपनी वर्दी उतारकर एक औरत की इज्जत को कीचड़ में घसीटने की साजिश रची थी। अगले कुछ दिन नव्या के लिए बहुतेरे कठिन और थके हुए निकले। सिस्टम अब खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। उन्होंने एक बड़े स्मगलिंग रैकेट पर टॉप सीक्रेट रेड अंजाम देने का प्लान बनाया। केवल अपने भरोसेमंद डीएसपी को ही बताया, पर जब टीम पहुंची तो गोदाम खाली पड़ा मिला। जानकारी पहले ही लीक हो चुकी थी। ये पहला धक्का था। ये दिखाने की कोशिश कि एक लेडी एसपी बस मीडिया शोर मचा सकती है, असली पुलिसिंग नहीं कर सकती। उस शाम वह अकेले अपने दफ्तर में बैठी थीं कि फोन की घंटी बजी। हेलो मैडम, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। आवाज कांप रही थी। मैडम, मैंने मजिस्ट्रेट को सब सच्चाई बता दी है, पर आप अपनी जान का ख्याल रखिए। समर और कार्तिक आपकी इज्जत पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि आप उस सुबह किसी आशिक से मिलने जा रही थीं। केस को इतना गंदा कर देंगे कि आप खुद केस वापस ले लेंगी। फोन कट गया। नव्या ने धीरे धीरे फोन रख दिया। कमरे में भीषण खामोशी थी। वह समझ चुकी थी यह लड़ाई अब सिर्फ 3 मुट्ठी भर पुलिस वालों से नहीं, बल्कि उस मानसिकता से थी जो औरत को सजा देने के लिए उसकी इज्जत पर वार करती है। उनकी नजर टेबल पर पड़े पिच के दूध के डिब्बे पर थमी। आंसू नहीं, बस आंतों में जलती आग थी। उन्होंने इंटरकॉम दबाया। शर्मा जी मैडम, देखो शहर का सबसे बिकाऊ पत्रकार कौन है, और समर, कार्तिक आजकल किन लोगों से मिल रहे हैं। हर छोटी छोटी डिटेल चाहिए। नव्या ने ठान लिया था, सिस्टम को साफ करना हो तो खुद ही कीचड़ में उतरना होगा। पर इस बार वर्दी नहीं उतरेगी। अगले 2 दिन वह शांत रही, जैसे मानो हार मान ली हो। डीएम को लगा, बेटा अब रास्ता मिल रहा है, पर असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। हवलदार शर्मा ने शहर का सबसे बिकाऊ रिपोर्टर वर्मा ढूंढ निकाला, वही जो पैसे लेकर किसी की भी बदनामी करवा सकता था। नव्या ने वर्मा को अपने बंगले पर बुलाया। वर्मा, तुम समर और कार्तिक से मिलो। उन्हें कहो कि तुम मेरे कैरेक्टर पर मसालेदार स्टोरी छापने को राजी हो। बस सबूत और पैसे चाहिए। ये बटन कैमरा है, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। अगली शाम शहर के एक उजाड़ बार में वर्मा, समर और कार्तिक बैठे थे। समर बोला, देखो वर्मा, हमने कहा था ना, वो मैडम दूध लेने नहीं, किसी आशिक से मिलने जा रही थी। हमने पकड़ लिया तो इन्होंने उल्टा रेप का केस बना दिया। वर्मा ने पूछा, सबूत? कार्तिक ने मेज पर 5000 रुपये रखे। ये एडवांस लो और सबूत जुटा दो। 2 गवाह हम खड़े कर देंगे। कहेंगे कि उन्होंने मैडम को गाड़ी से उतरते देखा था। बस छाप दे। हमें 376 के केस से बचना है। वर्मा ने पैसे उठाए। छप जाएगा, कल सुबह की हेडलाइन देखना। अगली सुबह डीएम साहब ने गुस्से में फोन किया, नरा शहर तुम्हारी पर्सनल लाइफ की फुसफुसाहटों में है। ये बदनामी विभाग की इज्जत पर थप्पड़ है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, वह 376 का चार्ज वापस लो, वरना। नव्या ने सांत्वनापूर्ण पर दृढ़ स्वर में कहा, सर आप बस 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आज सारा हिसाब साफ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की चमक और माइक की खड़खड़ाहट के बीच समर और कार्तिक आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि नव्या सिंह का अंत तय है। लेकिन जब नव्या मंच पर आईं, तो उनकी आंखों में ठंडा सन्नाटा और चेहरे पर लोहे सी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मगरमच्छों से दुश्मनी मना की थी, पर अब मैं उनका असली चेहरा दिखाऊंगी। रिमोट दबाते ही स्क्रीन पर वो वीडियो चल पड़ा, जिसमें समर, कार्तिक और एक पत्रकार 376 केस से बचने की साजिश रचते दिखे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। नव्या ने शांत स्वर में कहा, पहली एफआईआर मेरी इज्जत पर थी, ये दूसरी एफआईआर न्याय पर है। अरेस्ट देम।
पल भर में हथकड़ियां लग गईं। मीडिया गूंज उठा। वो अफसर जिसने सिस्टम की सड़ांध उजागर कर दी। नव्या बिना कुछ कहे चली गईं, सिर ऊंचा, कदम अटल और दिल में एक सुकून कि आज न्याय ने फिर से जन्म लिया है। अगर यह कहानी एसपी नव्या सिंह के साहस और सच्चाई की लड़ाई आपके दिल को छू गई हो तो इसे यहीं रोकिए मत, इसे आगे बढ़ाइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि जुड़े रहिए सच बोलने वालों के साथ।